वुमेन हेल्थ यानी महिला स्वास्थ्य और महिलाओं के स्वास्थ्य के साथ एक बहुत बड़ा टैबू छिपा है या टैबू जुड़ा है, यूं कहें तो। टैबू ये है कि महिलाओं की स्वास्थ्य के बारे में कोई पुरुष नहीं बात कर सकता, या कभी इस सवाल को या कभी इस हेल्थ इश्यूज को पब्लिक प्लेटफॉर्म पर किसी पुरुष को उठाते हुए आपने नहीं देखा होगा। आज ब्रांड्स रूट के इस पॉडकास्ट के थ्रू मैं कुमार संभव आप सबका स्वागत करता हूं और स्वागत करता हूं डॉक्टर स्वरूपा साहू जी का, जो कि अमृत हॉस्पिटल आईवीएफ सेंटर की डायरेक्टर हैं और एक जानी मानी आईवीएफ स्पेशलिस्ट और गायनेकोलॉजिस्ट हैं। तो मैम बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा कहना इस बारे में ये है कि अगर आपको कोई भी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप खुल के बात करिए। ज़रूरी नहीं है आप महिला है तो आपके प्रॉब्लम छुपा के रखना है। आप आपके ऑब्वियसली आपके फैमिली मेम्बर्स जो सबसे करीब है पहले आप उनसे बताइए, फिर आपके दोस्त हो सकते हैं, पड़ोसी हो सकते हैं, या आप अपने डॉक्टर के पास जाके भी आप बोलिए। आपका हेल्थ एक इम्पॉर्टेंट इशू है डेफिनेटली, क्योंकि आपके पास बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जहाँ पे आप अपने फैमिली मेम्बर्स को आपसे पहले रखते हैं और पीछे एक सपोर्ट की तरह काम करते हैं। तो आपका हेल्थ भी नज़रअंदाज करना ठीक नहीं है, उसमें आपको भी इम्पोर्टेंस देना है। मैम इसी टैबू के ऊपर ही हम लोग बात कर रहे थे कि ये पहले आज से 5 साल 10 साल पहले या अभी भी महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर के खुल के बात नहीं होती थी। बहुत कम ऐसा देखने को मिला है कि महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर के कुछ अच्छा खासा प्रोग्राम किया जाए या कुछ सीरीज़ चलाई जाए। तो आप तो शुरू से ही महिला स्वास्थ्य से जुड़ी हुई हैं। कैसे आपका डॉक्टर बनने का सपना कैसे था, आप कैसे डॉक्टर बनी, थोड़ा ये बताइए। जैसे सबके बचपन शुरू होता है, मेरा भी बचपन वैसे ही है। माँ बाप की प्यारी बेटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी उतना ज़्यादा नहीं था, अपने पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, दोस्तों के साथ खेलो, ऐसे ही। मेरे फैमिली में मुझसे पहले कोई डॉक्टर नहीं थे। मैं मेरे फैमिली की फ़र्स्ट डॉक्टर हूँ। जब बचपन में तबीयत ख़राब होता था, किसी का भी हो, मेरा हो या कोई भी फैमिली मेम्बर को, हम लोग डॉक्टर के पास जाते थे, वो कुछ मेडिसिन देते थे और ठीक हो जाते थे। तो हमेशा ये लगता था डॉक्टर के पास तो कुछ तो मैजिक है, हम लोग इतना जल्दी ठीक कैसे हो जाते हैं। तो तब से एक दिमाग में था ये प्रोफेशन के तरह एक अट्रैक्शन। जैसे जैसे बड़े हुए धीरे धीरे पता चला कि ये अट्रैक्शन नहीं है, डॉक्टर बनना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और उसके लिए बहुत हार्ड वर्क भी करना पड़ता है। मतलब ज़रूरी नहीं है हम सोचे और आज बन गए, वैसा नहीं। जैसे मैं अगर मेरे बारे में बोलूँ तो 2003 में मैं MBBS में एंट्री हुआ था मेरा, और जो मेरा पास आउट हुआ और एज ए गायनेकोलॉजिस्ट मैं जब निकली वो था 2014। तो आप सोच सकते हो ये एक लंबा ड्यूरेशन है, और ये ड्यूरेशन काफ़ी हार्डवर्क, सैक्रिफाइस, डेडिकेशन सबके साथ है। तो डॉक्टर बनना तो सपना डेफिनेटली था, जो टाइम के साथ साथ डेवलप हुआ। उसके साथ एक चीज़ भी था कि जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं तो हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं कि अब जब डॉक्टर हो तो आपके बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। जैसे आज हम लोग फीमेल हेल्थ के बारे में बातें कर रहे हैं कि ये पोजीशन में है, तो इसलिए हम बातें कर पा रहे हैं कि आप आइए मेरे सामने खुल के बताइए आपका क्या दिक्कत है। लेकिन ये जगह पे पहुंचने के लिए मैंने भी उतना हार्डवर्क की, मेरे फैमिली मेम्बर डेफिनेटली मुझे उतने सपोर्ट किए हैं। ऐसे ही था मेरा स्टोरी। तो कहाँ आपका घर कहाँ है? मेरा घर एक छोटा सा कंट्री साइड आप बोल सकते हो, मेछादा, मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ये मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट में है। स्कूलिंग मेरा KTPP हाई स्कूल में था, 11-12 तक मेरा वहाँ पे ही था। फिर हम कलकत्ता आए, नेशनल मेडिकल कॉलेज में मेरा MBBS MS, कलकत्ता से फेलोशिप, कुछ साल कलकत्ता में भी वर्क किए। उसके बाद रांची शिफ्ट हो गए। और सर से मुलाकात कैसे हुई? सर से कलकत्ता में ही मुलाकात हुए। सेम कॉलेज में? हाँ, जब मेरा गायनी चल रहा था PGT-शिप, सर तब वहाँ पे सेम कॉलेज में सर्जरी के PGT थे। देखिए मैं आपको बता दूं कि मैम के जो हस्बैंड है डॉक्टर जय कुमार सर, वो उनका भी हमने पॉडकास्ट शूट किया है और
वो एक जाने माने यूरोलॉजिस्ट हैं और मैम से उनकी मुलाकात कॉलेज में हुई। तो ये मतलब क्या मैम हम दर्शक मान लें कि एक लव मैरिज था या अरेंज मैरिज हाँ, था? कुछ हद तक तो सोच सकते हो। बिकॉज़ अब देखिए, मैं ऐसा तो नहीं बोलूँगी कि कभी प्लान ऐसा था आपने पूरा डिसीज़न आपने ले, डेफ़िनेटली नहीं, घर वालों के सही सम्मति से ही सब कुछ हुआ। बिल्कुल, बिल्कुल। वही चीज़ है। नहीं तो मैम अब लौटते हैं आपके थोड़े प्रोफेशन की तरफ। जब आपने आईवीएफ की पढ़ाई की और जब आपके पास पेशेंट्स आना शुरू हुए आईवीएफ से रिलेटेड, तो जो कपल्स आते हैं तो उनके मन में किस तरह के सवाल होते हैं या उनकी क्या मनस्थिति होती है, वो क्या सोच रहे होते हैं जब आते हैं? हाँ, देखिए बहुत सारे कपल ऐसे सिचुएशन में आते हैं जो बहुत साल स्ट्रगल कर रहे हैं। स्ट्रगल मतलब ये नहीं है कि फ़ाइनेंशियल स्ट्रगल, स्ट्रगल मतलब मेंटली आप बोल सकते हैं। वो अपने इश्यूज़ को झेल रहे हैं। मतलब जी। बहुत सारे होता है कि उनके सराउंडिंग्स वाले उन्हें पूछते रहते हैं, अब तो तुम्हारे शादी के 5 साल हो गया, क्या तुम लोग प्लान कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? बेबी क्यों नहीं हुआ अभी बेबी तक? क्यों नहीं हो रहा है? ऐसे सवाल रहते हैं। और कभी भी सोशल गैदरिंग में बहुत सारे जो होता है समय, उन्हें ये क्वेश्चन फेस करना पड़ता है, तुम लोग कब खुशखबरी सुनाओगे? जी। तो ये एक रहता है उनके बैक ऑफ द माइंड, जो है चीज़ें थोड़ा चलता रहता है। डॉक्टर के पास भी जब वो आते हैं तो थोड़ा परेशान होके तो आते ही हैं। अगर कोई कपल इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम से सफ़र हो रहे हैं तो डेफ़िनेटली वो थोड़ा डिस्टर्ब्ड होके ही आते हैं। हमारे काम हमेशा ऐसा ही होता है कि उनको सपोर्ट करना, सपोर्ट के साथ-साथ ये भी देखना कि क्या प्रॉब्लम की वजह से वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल। तो अगर प्रॉब्लम डिटेक्ट हो जाता है तो 50% काम तो उसी में ही हो जाता है। मैम जो कपल्स आपके पास आते हैं आईवीएफ के लिए, और कई सारे कपल्स आपने देखे होंगे अब तक, तो उनके इनफर्टिलिटी का रीज़न क्या होता है? क्या सबके सेम रीज़न होते हैं या सबके अलग अलग रीज़न होते हैं, या मैक्सिमम रीजंस क्या है? नहीं, सबके इनफर्टिलिटी के कारण तो सेम नहीं होते हैं, बिल्कुल। अलग-अलग रहता है, यूजुअली अलग-अलग रहता है। कुछ फीमेल पार्टनर रिलेटेड रहता है, कुछ हस्बैंड रिलेटेड रहता है। जैसे महिलाओं में ज़्यादातर हमें जो इश्यूज़ फेस करना पड़ता है, उसमें एक है पॉलीसिस्टिक ओवरी या पीसीओएस, जिसपे प्रॉपर टाइम में ओव्यूलेशन या फर्टिलाइज़ेशन नहीं होने के कारण वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। हालाँकि ज़्यादातर पीसीओएस कुछ माइनर ट्रीटमेंट से ही कंसीव कर जाते हैं, लेकिन कुछ परसेंटेज जो है जिन्हें आईवीएफ की ज़रूरत पड़ता है। एक है एंडोमेट्रियोसिस, जिसपे कभी-कभी कंसीव करना बहुत ही मुश्किल होता मुश्किल है। हो जाता पोर ओवरियन रिज़र्व, जहाँ पे महिला में अंडा के संख्या या अंडा का क्वालिटी दोनों ही काफ़ी ख़राब होते हुए नज़र आता है, जिसमें नॉर्मली कंसीव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल रहता है। ट्यूब ब्लॉक भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कारण है। अगर ट्यूब किसी डिज़ीज़ के कारण ब्लॉक हुआ हो, या फिर कभी देखा जाता है पहले वो प्लान किए हैं कि मुझे और बेबी नहीं चाहिए, लाइगेशन करा चुके हैं या नसबंदी ऑपरेशन करा चुके हैं, उसके बाद किसी का सेकंड मैरिज हुआ हो या बेबी में कुछ एक्सीडेंट या मिसहैप वगैरह कुछ हुआ है, ऐसे भी बहुत कपल आते हैं हमारे पास। पुरुषों में ज़्यादातर जो दिखता है वो है स्पर्म काउंट बहुत कम होना, पोर ओवरियन रिजर्व या लो एएमएच एक साथ आता है, ठीक ओके। है। एएमएच एक मार्कर है जो ओवरियन रिजर्व को ही डिनोट करता है। ओके। तो ये लो एएमएच में यूजुअली जो होता है ओवरियन फंक्शन डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि उन्हें नंबर ऑफ एग्स भी कम मिलेगा, एग क्वालिटी भी खराब होगा। तो ये कुछ महिला में होता है कि ये बहुत कम एज में ही एएमएच घटने लगता है। नॉर्मली आफ्टर 30, 31, 32 में एएमएच घटना चालू होता है, 35 के बाद वो रैपिडली घटने लगता है। लेकिन आजकल काफ़ी महिला में ऐसा दिखता है जहाँ पे एएमएच उनको काफ़ी पहले ही कम हो चुका है। ओके। या हम लोग इसे बोल सकते हैं कि प्रीमैच्योर ओवरियन फेल्योर, जहाँ पे आफ्टर 40 के बाद महिलाओं में मेनोपॉज दिखना चाहिए। तो वहाँ पे काफ़ी पेशेंट ऐसे हैं जो बिफोर 30 उनका पीरियड बंद हो गया, मेनोपॉज आ गया। तो ये है प्रीमैच्योर ओवरियन फेल्योर। ये एक सिचुएशन ऐसा है जहाँ पे उनका ओवरी टाइम से काफ़ी पहले ही काम करना बंद कर देता है। इसके पीछे कारण क्या होगा मैम, इतनी ये जल्दी? यूजुअली जेनेटिकल ही ज़्यादातर रहता है।
कभी कभी होता है कैंसर का जो केमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी चलता है, इसमें भी ओवारियन रिजर्व कम होता है। सेकंड, मैंने जैसे बताया कि एंडोमेट्रियोसिस ये खुद भी ओवारियन रिजर्व को कम करता है, क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस या चॉकलेट सिस्ट जैसे जैसे ग्रो होता है, हेल्दी पार्ट ऑफ ओवरी को धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करता रहता है, तो इसमें ओवारियन रिजर्व कम हो जाता है। प्रीवियसली कोई ओवारियन सर्जरी, वो किसी भी कारण हो सकता है, कोई बड़ा सीस्ट था हो, या फिर एंडोमेट्रियोसिस था, या ओवारियन कोई मैलिग्नेंसी था टीनेज एज में हुआ, तो ये सारे जब सर्जरी के दौरान भी ओवरी के कुछ पार्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है, या कुछ ओवरी का कोई पार्ट निकाल देना पड़ता है उनके लाइफ सेविंग के लिए, ये सब कारण है जिसमें ओवारियन रिजर्व कम हो जाता है। तो अगर ओवारियन रिजर्व आपका कम है तो फिर आईवीएफ, डेफिनेटली आईवीएफ ही आपका ट्रीटमेंट है। ये मेडिकेशन से बहुत कम ही चांस है कि सुधर सकता है। ओवारियन रिजर्व कम है तो फिर आपको आईवीएफ की तरफ ही जाना पड़ेगा। और मैम आईवीएफ में होता क्या है, मींस हम लोग करते क्या है डॉक्टर्स? आईवीएफ पे हम लोग क्या करते हैं, आईवीएफ पे फर्स्ट तो आपको एक पेशेंट कंसल्टेशन रहता है, जहाँ पे हम लोग दोनों कपल में ये एसेस करने की कोशिश करते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है। जैसे मैंने पहले ही बताया क्या क्या कारण है जिस पे आप आईवीएफ के तरफ आपको जाना है। तो अगर अब भी आपके कारण डिटेक्ट हो गया कि हाँ आपको अभी आईवीएफ कराना है, उसके बाद आईवीएफ से पहले कुछ बेसिक इन्वेस्टिगेशंस वगैरह रहता है कि महिला का कुछ हार्मोनल पैरामीटर्स वगैरह वो सब सही है कि नहीं। एक हिस्टेरोस्कोपी भी किया जाता है। हिस्टेरोस्कोपी इसलिए है कि यूट्रस के अंदर का जो स्थिति है वो ठीक इन्फेक्शन या फाइब्रॉइड अगर कुछ है या ब्लॉकेज कुछ है कि नहीं। और टीबी के लिए कुछ जांच रहता है, टीबी या ट्यूबरकुलोसिस, क्योंकि जेनिटल ट्यूबरकुलोसिस हमारे कंट्री में मिलता है। तो जेनिटल ट्यूबरकुलोसिस अगर किसी को है तो फिर वो कंसीव करने में उनको दिक्कत होता है। तो ये जो इन्फेक्शन वगैरह हो गया, इससे पहले एक्सक्लूड कर लेना पड़ता है। हस्बैंड का सीमेन एनालिसिस करा लेना पड़ता है। ये बेसिक इन्वेस्टिगेशंस हो जाने के बाद जब हम लोग प्लान कर रहे हैं कि अभी इनको हम लोग आईवीएफ साइकिल सजेस्ट कर रहे हैं, तो पीरियड के दूसरा या तीसरा दिन से उनको लगातार कुछ इंजेक्शंस दिया जाता है। ओवारियन स्टिमुलेशन बोला जाता है, ताकि नंबर ऑफ एग्स जो है वो प्रोडक्शन बढ़ सके। जब एग मैच्योर हो जाता है तो इस दौरान उन्हें कुछ इंजेक्शंस दिया जाता है फीमेल पार्टनर को। ये इंजेक्शन को हम लोग बोलते हैं ट्रिगर देना। तो ट्रिगर के बाद उनको एनास्थेशिया दे के उनके ओवरी से एग कलेक्शन किया जाता है। ये एग कलेक्शन के साथ साथ हस्बैंड का स्पर्म भी सैंपल लिया जाता है। दोनों को लेबोरेटरी में मिलाया जाता है या फर्टिलाइज्ड किया जाता है। फर्टिलाइज्ड एम्ब्रायो को इंक्यूबेटर में रखा जाता है थोड़ा ग्रोथ के लिए। फिर तीसरा दिन या पांचवा दिन डे 3 एम्ब्रायो या ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं, जो डे 5 एम्ब्रायो होता है। जब सब कंडीशन ठीक रहता है, महिला में यूट्रस की लाइनिंग हो, ब्लड फ्लो हो, सारा सही कंडीशन में रहता है, तो तब ये एम्ब्रायो ट्रांसफ़र किया जाता है। एम्ब्रायो को फिर यूट्रस के अंदर दिया जाता है इम्प्लांटेशन के लिए। ये है आईवीएफ का प्रोसेस। मैम ये तो आपने बताया कि आईवीएफ में हम लोग क्या क्या करते हैं, आप लोग क्या करते हैं। मेल इनफर्टिलिटी एक बहुत बड़ा इशू है, ये कितना बड़ा कारण होता है इनफर्टिलिटी के पीछे? पहले जैसे एक मीथ था कि इनफर्टिलिटी ओनली बिकॉज ऑफ फीमेल। जैसे जैसे साइंस प्रोग्रेस किया तो पता चलता है कि ऑलमोस्ट 50% केसेस में इनफर्टिलिटी इज ड्यू टू मेल पार्टनर, कि पुरुषों के कारण के चलते इनफर्टिलिटी। पुरुषों में यूजुअली क्या क्या हम लोग देखते हैं, एक है कि स्पर्म का जो संख्या या टोटल काउंट जो है वो कम होना, मोटिलिटी या स्पर्म का चलना फिरना, और मॉर्फोलॉजी मतलब स्पर्म का स्ट्रक्चर, ये सारे चीज़ में दिक्कत के वजह से भी इनफर्टिलिटी होता है। अगर स्पर्म काउंट बहुत कम है तो फिर आईवीएफ कराना ज़रूरी रहता है। स्पर्म अगर नहीं मिल रहा है, जिसे हम लोग बोलते हैं एजोस्पर्मिया, तो ये एजोस्पर्मिया में भी आईवीएफ यूज होता है। अगर ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया है, मतलब स्पर्म प्रोडक्शन हो रहा है लेकिन ये शरीर से बाहर नहीं आ रहा है ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन, तो इस जो प्रॉब्लम है इसमें क्या किया जाता है, उनके टेस्टिस या एपिडिडाइमिस से
इंजेक्शन करके टेशा प्रोसेस बोला जाता है, इससे स्पर्म एक्सट्रैक्ट करके इक्सी प्रोसीड्यूर में ये जो स्पर्म मिलता है वो एग के साथ मिलाया जाता है। तो ये एक एडवांस प्रोसीड्यूर है। अभी इसके साथ साथ माइक्रोटेशा आ चुका है। तो माइक्रोटेशा में बेसिकली क्या किया जाता है, आप एक माइक्रोस्कोप के अंडर स्पर्म सिलेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम द टेस्टिस। तो ये काफ़ी एडवांस प्रोसेस है जिसमें अभी मेल इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट भी पॉसिबल है। अगर एकमात्र कारण वो है जहाँ पे आपको कोई स्पर्म नहीं मिल रहा है, ठीक है, स्पर्म प्रोडक्शन बिल्कुल ही नहीं हो रहा है, नहीं ना तो इनके शरीर में कहीं पे टेस्टिस पे भी है या बाहर आ रहा है, तो तब डोनर के लिए सजेस्ट किया जाता है। लेकिन वो बहुत ही कम केसेस में है। यूजुअली अगर 1% भी चांसेस है कि हमें हस्बैंड से स्पर्म मिलने का, तो डेफिनेटली वही यूज किया जाता है। बिल्कुल। मैम, आईवीएफ का जब पहला केस आपके पास सॉल्व होके आया था, मींस जो पहला बेबी आपके हाथों में आया था, तो आपको कैसा महसूस हुआ था और ये कब की बात है? हाँ, ये देखिए, आईवीएफ तो मैं करीब 2014 से कर रही हूँ, लेकिन तब है कि हम एज ए टीम कर रहे थे, किसी के अंडर कर रहे थे, वैसे है। तो आईवीएफ पे बेबी कंसीव करना या बेबी डिलीवरी होके आना हमेशा से ही खुशी की बात था। बिल्कुल। जब ये हम इंडिविजुअली अकेले करने लगे, जहाँ पे आप बोल सकते हो ऑलमोस्ट टीम वर्क बहुत कम है, पेशेंट मॉनिटरिंग से लेके पेशेंट का अल्ट्रासाउंड से लेके पिकअप से ट्रांसफर तक सारा कुछ जब आप इंडिविजुअली आप ही कर रहे हो, ऐसे जो केस मेरा था उसमें ट्विन बेबी था। और मतलब वो फैमिली काफ़ी परेशान थे, मतलब काफ़ी दिनों से परेशान थे। पहले वो नॉर्मल इलाज कराए, मेडिसिन लिए, 3 to 4 साइकिल उनका IUI फेल्योर हुआ था। तो उन्हीं के किसी रिलेटिव का मेरे पास IVF हुआ था, तो उनको भेजे थे मेरे पास। जब उन लोगों को ट्विन बेबी हुआ तो दे आर वेरी हैप्पी, मतलब नॉट ओनली दैट कपल, मी ऑल्सो, मैं भी बहुत खुश थी कि लगा कि ये जो है इसके पूरा स्टेप में मेरा ही पार्ट था। टीम वर्क तो डेफिनेटली था, बिकॉज अब IVF वो नहीं होता है कि अकेला आप सब कर लेते हो, लेकिन कभी कभी जब एक बड़े इंस्टीट्यूशन में आप रहते हो तो कुछ पार्ट आप करते हो, कुछ पार्ट आपके कलीग करते हैं, ऐसे। तो यहाँ पे पूरा पार्ट जो था मैंने खुद ही किया, ऐसे था जी। तो मैं तो डेफिनेटली बहुत खुश थी, बहुत ही खुशी, मतलब था, खुशी का कारण तो था। लेकिन सबसे खुशी का कारण था जब आप कोई बेबी किसी को कोई कपल के हाथ में देखते हो जो बहुत साल से स्ट्रगल कर रहे हो, तो आपको लगता है हाँ, आज कम से कम एक दिन के लिए भी मैं इनके खुशी के कारण हूँ, मेरे चलते ये लोग इतना खुश हुए। तो ये फीलिंग तो डेफिनेटली बहुत बढ़िया। क्या मैम, वो तो उनके लाइफ टाइम की खुशी हो गई ना। डेफिनेटली वो तो उनके लिए लाइफ टाइम मिल गया, उनके घर में चिराग जिसको बोल सकते हैं, जिनके लिए वो जिएंगे पूरी जिंदगी। मैम, कोई इंटरेस्टिंग किस्सा आप शेयर करना चाहेंगी हस्बैंड वाइफ की, जो काफ़ी लंबे टाइम तक 8 साल 10 साल तक उनके बेबी नहीं हुए और काफ़ी स्ट्रगल के बाद उनको हुआ? हाँ, देखिए, ऐसे तो बहुत केसेस हैं जो हमारे यहाँ पे दिखा रहे हैं, 20 साल 25 साल के बाद वो कंसीव किए हैं। ऐसे बहुत कपल हैं जो उम्मीद ही छोड़ चुके हैं, फिर भी वो कंसीव किए हैं, आफ्टर मेनोपॉज कंसीव किए हैं, ऐसे बहुत सारे कपल हैं। लेकिन एक स्टोरी मेरे लिए बहुत स्पेशल है, वो ये है, एक कपल थे जिनके IVF में वो कंसीव तो किए थे, लेकिन प्रेगनेंसी में बहुत सारे प्रॉब्लम आया था उनका, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आया था। उनके ब्लड प्रेशर जो था बिल्कुल ही कंट्रोल नहीं हो पा रहा था, थायराइड का प्रॉब्लम्स था, जिसके चलते बेबी का जो ग्रोथ था उनका, ऑलमोस्ट जो फर्स्ट बेबी था उनका, वो 23 वीक्स के बाद से बेबी का ग्रोथ बिल्कुल ही नहीं हुआ था, बिल्कुल ही नहीं हुआ था। तो हमें एक डिसीजन लेना पड़ा कि माँ के लाइफ सेविंग के लिए, क्योंकि उनका BP इतना ही अनकंट्रोल था, अगर जितना प्रेगनेंसी वो कंटिन्यू करेंगे बेबी का तो ग्रोथ होगा नहीं, ऊपर से उनके जान का खतरा कॉम्प्लिकेशंस वगैरह आ सकता है। तो उनके फर्स्ट बेबी हम लोग सर्वाइव नहीं करा पाए क्योंकि बेबी का वेट बहुत ही कम था। बट ये कपल जब सेकेंड टाइम कंसीव किए और जब डिलीवरी हुआ, उस दिन उनके पापा, बच्चा के पापा जो है, वो बेबी को हाथ में लेके बोले कि इट्स बिन 16 ईयर्स, आई हैव बिन वेटिंग फॉर 16 ईयर्स। ये बच्चा को एक बार अपने गोदी में लेने के लिए मैं 16 साल इंतज़ार किया।
तो वो मोमेंट मेरे लिए एक होता है ना मेमोरी जो Emotional। बन जाता है, वो हमेशा है। मतलब जब भी मैं कभी कोई चैलेंजिंग सिचुएशन में होती हूँ तो मुझे ये चीज़ याद रहता है, उनका जो कहानी था कि एक बच्चा को गोदी में लेने के लिए मैं 16 साल इंतज़ार किया। तो ये मेरे लिए भी इंस्पायरिंग है कि कोई भी कंडीशन हो, जैसा भी हो, आपको होप रखना चाहिए। उन्होंने मेरे पर फेथ रखा और भरोसा रख के उन्होंने आगे बढ़ा, तो अब वो भी हैप्पी है, हम भी हैप्पी हैं। बहुत सुंदर। मैम, आपने कहा कि आईवीएफ में जनरली ट्विन दोहरी खुशी मिलती है, तो ऐसा क्यों नहीं होता है? नहीं, वो नहीं है। हाँ। देखिए, आईवीएफ में जब होता है, यूजुअली हम लोग 2 एम्ब्रायो ट्रांसफ़र करते हैं, 2 या 3। अगर हम लोग ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र कर रहे हैं, मतलब डे 5 एम्ब्रायो ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो कोशिश करते हैं 2 ट्रांसफ़र करने के लिए। क्योंकि यूट्रस के अंदर जाके वो एम्ब्रायो कैसे बिहेव करेंगे या इम्प्लांटेशन कैसे होगा, थोड़ा-सा वो पेशेंट के ऊपर या यूट्रस के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो एम्ब्रायो तो 2 दिया ही जाता है, जितने अच्छे क्वालिटी एम्ब्रायो हो सके उतने अच्छे क्वालिटी एम्ब्रायो ट्रांसफ़र किया जाता है। तो इसलिए ट्विन का चांस आईवीएफ में ज़्यादा है। लेकिन ज़रूरी नहीं है आपके हमेशा ट्विन ही होगा, सिंगल प्रेगनेंसी भी होता है। हाँ, लेकिन अगर आप ओवरऑल सोचेंगे कि नॉर्मली कंसीव से कंपैरिजन में आईवीएफ में ट्विन के चांसेस ज़्यादा है। मैम, आईवीएफ के बारे में कहा जाता है कि काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, तो ऐसा क्यों, ऐसा क्या कारण है? देखिए, आईवीएफ में जो हार्मोनल इंजेक्शंस वगैरह पड़ता है, जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग के लिए दिया जाता है या एग मैचुरेशन के लिए दिया जाता है, ये इंजेक्शन काफ़ी कॉस्टली आता है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है, आप बोल सकते हो। उसके साथ जैसे मैंने पहले ही बताया कि आईवीएफ एक टीम वर्क है। आपका एक स्पेशलाइज्ड टीम की ज़रूरत है हर स्टेप में। आपके डॉक्टर, आपके काउंसलर, आपके एम्ब्रायोलॉजिस्ट, आपके लैब, ये सारा एक वेल इक्विप्ड होना चाहिए और स्पेशलिस्ट कोई हैंडल करे, ये दोनों होना चाहिए। तो ये कारण के चलते आईवीएफ का कॉस्ट थोड़ा सा ज़्यादा है। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखोगे, कोई कपल जो 5 to 10 ईयर्स ट्राई कर रहे हैं और डिफरेंट लेवल में ट्राई किए, पहले कुछ मेडिसिन लिए, फिर कुछ इंजेक्शंस लिए, फिर कुछ प्रोसीड्योर कराए, या जो भी है, ये 10 साल में उनका जो टोटल क्यूमुलेटिव खर्चा आप अगर मानोगे, वो एक्सपेंस आप देखोगे तो वो हो सकता है उनका एक सिंगल साइकिल आईवीएफ से काफ़ी ज़्यादा ही जाता है। बिल्कुल। तो अगर हम लोग सोचेंगे आईवीएफ कॉस्टली है, तो हाँ, आपका डेफिनेटली आपको टाइफाइड मलेरिया का ट्रीटमेंट से तो कॉस्टली ही है, ठीक है। लेकिन अगर आप ओवरऑल सोचोगे, हाँ, आपको एक बेबी के लिए आप इतना कर रहे हो तो उतना कॉस्टली भी नहीं है। बिल्कुल, अगर आप एंड रिजल्ट्स देख रहे हैं देख रहे हो, तो हाँ, उस वक्त देखा जाए तो आईवीएफ उतना उतना महंगा नहीं है, कॉस्टली नहीं क्योंकि है। आदमी पूरे ज़िंदगी कमाता है या प्रॉपर्टी अर्जित करता है एक बच्चे के लिए ही, आने करते वाले हैं, पीढ़ी के लिए हाँ। ही। और अगर वही नहीं है आपके पास तो फिर बहुत बड़ा दुख है ये, जिसका अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता। वो वही समझ सकता है जो कि माँ बाप नहीं बन पाए आज तक। मैम, एक बात आती है कि जो सेलिब्रिटीज़ हैं अपने फिल्म इंडस्ट्री में, इवन फॉरेन में भी, बॉलीवुड में भी, हमने देखा है कि वो काफ़ी लेट उनके बेबीज़ होते हैं और वो कई बार जुड़वा होते हैं। कई तो हमारी एक डांस कोरियोग्राफर डायरेक्टर हैं फराह खान, उनके तो 3 बच्चे हुए एक साथ। तो ये क्या आईवीएफ से था या कैसे ये इतनी लेट उनके बेबीज़ हो पाते हैं, जबकि जनरल ह्यूमन बीइंग 40-45 साल की एज में कंसीव करना बड़ा मुश्किल होता है? देखिए, उनके कंसीव कैसे हुए वो तो डेफिनेटली नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि ये सारा काफ़ी टॉप सीक्रेट है। और या तो फिर वो कैसे कंसीव किए हैं तो डेफिनेटली उनके जो ट्रीटिंग डॉक्टर है वो ज़्यादा अच्छी तरह से बता पाएंगे। लेकिन अगर हम लोग सोचें कि अगर एज आपका ज़्यादा है तो आईवीएफ आपके लिए बेटर ट्रीटमेंट है। या फिर बहुत सारे देखा जाता है कि महिलाएं अपने करियर पे बहुत फोकस कर रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन है तो आप अपना एग भी फ्रीजिंग कर सकते हैं। आपके जो बेस्ट ड्यूरेशन होता है फर्टिलिटी का, वो आपका 25 to 30 होता है। मतलब इस ड्यूरेशन में एग का क्वालिटी, मैच्योरिटी सब कुछ बहुत बढ़िया रहता है। आफ्टर 30 धीरे धीरे एग का क्वालिटी ख़राब होने लगता है। 35 के बाद वो रैपिडली ख़राब होने लगता है। 40 के बाद तो काफ़ी ख़राब हो चुका होता है। तो अगर आपको लगता है, आपका प्लान ऐसा है कि मुझे कंसीव जो है या फैमिली जो प्लान करना है वो थोड़ा लेट करना है, तो आप अपना एग फ्रीजिंग करा के रख सकते हो। एग फ्रीजिंग या स्पर्म फ्रीजिंग करा के रख सकते हो।
दूसरा एक कारण है जो सेलिब्रिटीज़ जो है वो शुरू से ही अपना केयर जो है अलग तरह का ही लेते हैं। उन लोगों का डाइट बोलिए, एक्सरसाइज बोलिए, सारा कुछ बहुत स्ट्रिक्ट है। तो ये सारा कारण भी हो सकता है कि उनके फर्टिलिटी है जो काफ़ी लेट एज तक भी प्रिजर्व होता है। मैम, एक जाते जाते सवाल ये है कि अमृत आईवीएफ सेंटर जो है अपना, वो कैसे डिफरेंट है या क्या स्पेशल खासियत है उसकी जो दूसरे आईवीएफ सेंटर्स पे नहीं मिलते? देखिए, हमें ये चीज़ में ना हम बाकी किसी से कंपैरिजन में नहीं जाना चाहते हैं। हम अपने बारे में बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हम हर पेशेंट का एक इंडिविजुअली केयर प्रोटोकॉल करते हैं। जैसे सबके साइज़ में एक कपड़ा फिट नहीं होता या सबका एक ट्रीटमेंट सबके लिए फिट नहीं है। सब पेशेंट अलग है, सबका यूट्रस अलग है, सबका ओवरी अलग है, स्पर्म काउंट सारा कुछ अलग है, समस्याएं भी सबका अलग है। तो हर पेशेंट का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हमारे यहाँ थोड़ा डिफरेंट होता है। ये एक है और डेफिनेटली एक स्पेशल केयर या स्पेशलाइज्ड टीम जो आपका प्रॉब्लम को हैंडल कर रहा है। ये दोनों चीज़ है जो हमें बाकी सबसे थोड़ा अलग कराते हैं। स्पेशल केयर आपको मिलेगा इंडिविजुअल्स को। हाँ, वो बहुत इंडिविजुअलाइजेशन ये लैक करता है। मैंने देखा है कि जो आप अगर आप कॉर्पोरेट में जाते हैं तो आपको एक तरह से ही ट्रीट किया जाता है, लेकिन अगर आप इंडिविजुअल्स डॉक्टर्स या क्लिनिक्स या हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो, और वो भी अगर रन बाय डॉक्टर्स हैं तो आपकी जो केयर है वो डिफरेंट हो जाती है और आपको एक पेशेंट वाइज जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो मिलता है। तो मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आई, आप हमसे बातें की और आज बहुत सारे टॉपिक्स पर खुल के हमने वुमेन हेल्थ के ऊपर भी बात की। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको भी थैंक यू।